संहिता 2023 के अंतर्गत हमें प्रोटेक्शन किस तरीके से दिया जाता है, राइट्स लायबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ के अंतर्गत हमें किस तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है और यह होता किस तरीके से। ऑप्शन है जो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। इसके अंतर्गत कौन सा आंसर हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है राइट्स ऑफ क्राइम। जब भी किसी भी पर्सन की जो राइट्स लायबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ है वो कहाँ दी गई है? भारतीय न्याय संहिता में। जब भी किसी भी पर्सन की राइट्स ऑफ लाइफ, राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड उन्हें राइट्स तरीके से जिनको हार्म पहुंचाने की कोशिश की जाती है या उनको ब्रीच करने की कोशिश की जाती है, जो क्रिमिनल के अंतर्गत आता है, मतलब क्रिमिनल एक्शन के अंतर्गत आता है, पब्लिक राइट्स के अगेंस्ट है या उन्हें वॉयलेट करते हैं, तो उस जगह पर BNSS भारतीय न्याय संहिता उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हमें राइट्स एंड लायबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ दी गई है। अगर कोई इन्हें ब्रीच करता है, मतलब ब्रेक करता है, तो उन्हें जो पनिशमेंट दी जाती है या उन्हें सुधार किया जाता है या आपको उनके अंतर्गत कुछ ऐसी रेमेडीज़ प्रोवाइड की जाती है, वह भारतीय न्याय संहिता है। यही बताया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, क्या होगा? अगर भारतीय न्याय संहिता है क्या, सब्सटेंटिव लॉ है कि प्रोसीजर लॉ है? अब सब्सटेंटिव और प्रोसीजर लॉ के डिफरेंस को समझो। सब्सटेंटिव लॉ होता क्या है और प्रोसीजर लॉ क्या होता है, उसके बाद उसके इस बारे में समझोगे कि यह सब्सटेंटिव लॉ है, प्रोसीजर लॉ है कि बेसिकली उसके अंतर्गत है ही नहीं या ऑप्शन के अंतर्गत। तो सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉ जब किसी भी लॉ के अंतर्गत जब उन्हें राइट्स लायबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ दी गई है क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत, तो उनके ब्रीच करने पर जो पनिशमेंट है या ड्यूटीज़ है किस तरीके से होगी, वह सब्सटेंटिव लॉ होती है। प्रोसीजर लॉ होता है, प्रोसीजर लॉ जब किसी भी राइट्स लायबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ के जो किया गया है सब्सटेंटिव लॉ के उसके अंतर्गत ब्रीच करते हैं तो पनिशमेंट होगी। तो उसका प्रोसेस कानूनी रूप से किस तरीके से होगा, वह प्रोसीजर लॉ में होगा। तो आपका जो न्यू क्रिमिनल लॉ बिल है, न्यू क्रिमिनल लॉ है, वह कंप्लीटली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है भारतीय न्याय संहिता जो सब्सटेंटिव लॉ है क्योंकि उसमें राइट्स लायबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ दी गई है, और जो प्रोसीजर लॉ है वो BNSS है जो रिप्लेस किया गया था CRPC के बाद। CRPC जो सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत होता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत होता है कि अगर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत जो भी प्रोसेस होगा वह CRPC में होता था, तो उसे रिप्लेस किया गया, नया कानून लाया गया, तो उसे BNSS कहा जा रहा है। तो जो प्रोसीजर लॉ होगा वो आपका BNSS है। तो आंसर बी तो नहीं हो सकता। और BNSS जो है वो प्रोसीजर लॉ तो हो गया, BNSS तो प्रोसीजर लॉ है, BNS मतलब भारतीय न्याय संहिता है क्या? तो वो ओनली सब्सटेंटिव लॉ, वह सब्सटेंटिव और प्रोसीजर लॉ नहीं है। ऐसा कौन कौन सा लॉ है जो सब्सटेंटिव भी है और प्रोसीजर भी है? वो है, जब भी यह आंसर आपको याद होना चाहिए, CPC मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो दोनों है, सब्सटेंटिव भी है और प्रोसीजर भी है। बट जब हम बात करते हैं ओनली सब्सटेंटिव लॉ, तो वह भारतीय न्याय संहिता है। उसका करेक्ट आंसर होगा, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा जो इस क्वेश्चन का, वह क्वेश्चन का है ए, वह सब्सटेंटिव लॉ है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय न्याय संहिता में स्पेशल लॉ और लोकल लॉ डिफाइन का है, सेक्शन नंबर कौन सा है? तो जब भी हम सेक्शन नंबर के अंतर्गत देखते हैं तो सेक्शन नंबर से पहले समझो कि भारतीय न्याय संहिता में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां भारतीय न्याय संहिता कंप्लीटली लागू होता है। कंप्लीटली वह लागू होगा ही, आप कुछ भी कर लो, बट कुछ ऐसी जगहों हैं जहां वह लागू नहीं होता। तो कंप्लीटली लागू नहीं मतलब उसके अंतर्गत क्राइम नहीं, उसके अंतर्गत दूसरे लॉ बनाए जाते हैं। तो इसी के अंतर्गत समझाती हूँ। अच्छा,
भारतीय न्याय संहिता में जब भी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ की बात होती थी तो आईपीसी में यह डिफाइन किया गया था सेक्शन नंबर 3 में। बट हम जब बात करते हैं BNS मतलब भारतीय न्याय संहिता की, तो वह सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है कि अगर कोई भी ऐसा मतलब कार्य किया जाता है जो कंप्लीटली मतलब आईपीसी में डिफाइंड है बट हम उनके अंतर्गत प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, मतलब वह लागू ही नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता कुछ जगहों पर लागू ही नहीं होगा, उसे कंप्लीटली डिफाइन करता है यह सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन 6। तो पनिशमेंट के अंतर्गत जो भी ऑफेंस होगा तो वह कैसे होगा, उनका एक अदर लॉ है उसी के अंतर्गत होगा। तो कौन कौन सी जगहों पर ये लागू नहीं होगा, जैसे सोल्जर के ऊपर यह लागू नहीं होगा, आर्मी के ऊपर लागू नहीं होगा, और सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक के ऊपर यह लागू नहीं होता है। और भी बताया गया है इस सेक्शन में कि स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में जब यह बनाया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी ऐसा लॉ है जिसमें यह आईपीसी भी है, मतलब बीएनएस भी है, स्पेशल लॉ भी है, लोकल लॉ में कई जगहों पर यह लागू नहीं होगा। तो जब भी हम सेक्शन की बात करें तो सेक्शन डिफाइन कहाँ है, सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन 6 में। तो इसका आंसर होगा सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन 6 में यह डिफाइन किया गया है, तो इसका आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ होता क्या है, क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत मतलब कार्य कैसे होता है, इसे ही बताया गया है। तो जब भी हम बात करते हैं इसकी तो इसके बारे में और अच्छे से बताती हूँ। क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ एक्टर्स रिया और मेंस रिया के अंतर्गत होता है। आपराधिक दायित्व मतलब क्रिमिनल लाइबिलिटी में स्वेच्छा से कार्य के कुछ डेफिनेशन बताए जाते हैं कि स्वेच्छा से कार्य जब किया जाता है तो कंप्लीटली निर्णय कंट्रोल के अंतर्गत किया जाता है। जब एक्टिस रिया और मेंस रिया के अंतर्गत वह कार्य हो जाता है तो उस कार्य को किस तरीके से एक्शन लिया गया है और उसमें क्या मेंस रिया भी था कि एक्टिस रिया भी था, यह मैटर करता है। सबसे पहला स्वैच्छिक अपनी कार को जानबूझकर किसी व्यक्ति पर चलाना। हाँ, यह कंप्लीटली ऐसा होता है कि अपनी कार को किसी व्यक्ति के ऊपर आपने चला दिया, तो इस जगह पर चालान के अंतर्गत तो इस जगह पर क्या होगा, यह स्वेच्छा से कर रहा है, चालक ने अपनी होश में रहते हुए वह एक्शन लिया है और जो कार का जो भी मतलब कार्य किया गया है वह उस पर नियंत्रण भी था, मतलब कंट्रोल भी था और उस कार्य को किया जा रहा है, तो वह अपने एक्शन के अकॉर्डिंग कर रहा है, उस एक्शन के अकॉर्डिंग ही वह एक्ट हो रहा है। और एक्टिस रिया और मेंस रिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका इच्छा भी था और आपने एक्ट भी किया। तो जो भी क्रिमिनल लाइबिलिटी है वह कंप्लीटली स्वेच्छा से ही होता है, जिसमें एक्टिस रिया भी होता है और मेंस रिया भी होता है। और अनावैच्छिक मतलब होता है कि एक व्यक्ति है जिसे अचानक मिर्गी का दौरा पड़ गया और वह कंप्लीटली अपने जो कार से कंट्रोल मतलब छोड़ जाता है, मतलब उसकी कंट्रोल ही में ही नहीं रहता, तो उसके शरीर में वह अपना कंट्रोल रख ही नहीं पा रहे हैं और कार किसी पर्सन को लग जाती है, चोट लग जाती है। तो इस जगह पर उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी पर्सन को मतलब हार्म पहुंचाने का, तो यहाँ ना एक्टिस रिया है, एक्टिस रिया तो है बट मेंस रिया नहीं है क्योंकि उनका शरीर में कंट्रोल नहीं था, तो यहाँ मेंस रिया नहीं है। तो एलिमेंट्स जो होते हैं जो क्राइम के वो एक्टिस रिया भी होते हैं और मेंस रिया भी होते हैं, मतलब इन दोनों के बगैर यह एक्ट होगा ही नहीं। तो एक्टिस रिया क्या होता है, जब किसी पर्सन को यह पता है कि जो भी हम एक्ट कर रहे हैं उस एक्ट के अंतर्गत किसी पर्सन को हार्म पहुंचा सकते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो डिफाइन किया गया है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में
कि यह सीरीज ऑफ एक्ट होता है या एक्ट ऑफ सीरीज होता है जब भी यह एक्शन लिया जाता है। और मेंस रे होता है जिसमें गिल्टी ऑफ माइंड होता है और उस टाइम पर ऑफेंस किया जाता है किसी पर्सन द्वारा। जो सब्सटेंटिव जो नेचर होता है वो सब्सटेंटिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बोथ हो सकता है। और टाइप्स ऑफ मेंस जिसमें इंटेंशन होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, नॉलेज होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और रीज़न ऑफ बिलीव, इसके बिना कोई भी मेंस रिया कंप्लीट हो ही नहीं सकता। और क्रिमिनल लाइबिलिटीज में यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मेंस रिया में जो भी एक्ट हो रहा है वो मेंस रिया होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रीज़न ऑफ बिलीव, नॉलेज और इंटेंशन सभी मिलकर एक मेंस रिया बनाते हैं, जिन्हें कंप्लीटली पता है कि जो भी वह एक्ट कर रहे हैं वो कंप्लीटली जो भी एक्ट हो रहा है वो दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचाएगा ही। यही बताया गया है मेंस रिया में। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 1 कि अगर कोई भी एक्ट हो रहा है तो उसमें एक्ट्रेस रिया और मेंस रिया दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि अगर भारतीय न्याय संहिता को ब्रीच किया जाता है तो क्या है ये? या प्राइवेट लॉ है, भारतीय न्याय संहिता को ब्रीच करना एक पब्लिक लॉ है, क्योंकि यह प्राइवेट लॉ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह पब्लिक को कंप्लीटली सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। और इस जगह पर उन्हें सोसाइटी के अंतर्गत कोई भी ऐसा पर्सन है जो ऑफेंस करता है तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए ही यह पब्लिक लॉ को रखा गया है कि यह सभी पर्सन को एक प्रोटेक्शन के लिए यह होता है। तो इसका आंसर होगा सी, पब्लिक लॉ। क्वेश्चन नंबर 6, आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1862 में जब इसे रिप्लेस किया गया था, मतलब आईपीसी को रिप्लेस किया गया था, जो ओल्ड एक्ट था आईपीसी उसे भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो रिप्लेस किया गया था, तो आईपीसी को किसने मतलब लाए, मतलब उनके ड्राफ्ट किसने किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, लॉर्ड मैकले ने। आईपीसी का जो फर्स्ट लॉ कमीशन है और जनरल पिनल कोड लाने का जो श्रेय है वो लॉर्ड मैकले को दिया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जुडिशरी में भी पूछा गया है और आपके जो एआईबी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। लास्ट क्वेश्चन कि जो न्यू क्रिमिनल लॉ बिल लाया गया है वह कौन सा है, मतलब इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है डी, क्योंकि यह जो रॉन्ग एक्ट होते हैं जो कंप्लीटली सोसाइटी के अगेंस्ट होते हैं उन्हें बताता है, ऑफेंस होता है ये। राइट्स ऑफ अगेंस्ट होता है जब किसी भी मतलब अगेंस्ट में सोसाइटी के अंतर्गत या बैलेंस बनाने के लिए ये होता है। तो इसका आंसर है डी।